जी, रिकॉर्ड हो रही है। ओके। तो ये सारी चीजें हैं, ये टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगर पिछली क्लास की जरा सी हम रिवीजन कर लें, तो पिछली क्लास में सेल स्ट्रक्चर से हमने शुरू किया था। प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स की हमने बात की थी। हमने ये कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, इनकी सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं ना। बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। जब हम यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, मतलब हम यूकैरियोट की बातें कर रहे होते हैं, तो वहां पे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दो तरीके के सेल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डायमीटर होता है वो 0.5 से लेके 10 माइक्रोमीटर्स तक होता है। ये जो सिंबल है, ये वाला, ये माइक्रोमीटर्स का है। माइक्रोमीटर्स को अगर आपको कंपेयर करना हो मीटर्स से, तो आप इस तरीके से करोगे कि 1 माइक्रो, और ये जो स्केल है कि कितने माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा और कितने नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, ये स्केल जानना जरूरी है। क्योंकि जो अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन का, इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ये इसको आप सही से, बिल्कुल सही से समझ लो। एक माइक्रोमीटर जो होता है वो 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर्स होता है। मतलब अगर मेरे पास 1 मीटर हो, तो 1 × 10⁻⁶ माइक्रोमीटर्स, या इन अदर वर्ड्स 1 मिलियन माइक्रोमीटर्स होगा। अच्छा, कहीं भी आपको डाउट हो, आप मुझे रोक के पूछ लीजिएगा। अगली चीज, सही। एक नैनोमीटर जो होता है वो होता है 1 × 10⁻⁹मीटर्स। इससे जाहिर सी बात है, हमें ये पता चलता है कि माइक्रोमीटर जो है वो बड़ा है, और जो नैनोमीटर है उसके वर्ड में ही आपको पता चल जाता है नैनो, मतलब वो माइक्रोमीटर से भी छोटा है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, उनका जो डायमीटर की साइज होती है वो 0.5 to 10 माइक्रोमीटर होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जाहिर सी बात है बड़े होते हैं। ये इनकी डायमीटर होती है 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। अब जाहिर सी बात है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इसमें प्लांट सेल्स भी आते हैं, एनिमल सेल्स भी आते हैं, प्रोटोक्टिस्टा भी आते हैं, और फिर उसके बाद फंगाई भी आते हैं। ये सब ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हर ऑर्गेनिज्म और हर स्पीशीज की साइजेस तो अलग होंगी ना। ऐसा नहीं है कि यूकैरियोटिक सेल 10 माइक्रोमीटर खलास, ऐसे नहीं होता। डायमीटर उनकी अलग अलग होती है, लेकिन उनकी रेंज बिल्कुल हमें पक्का पता है, जो है 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, मतलब फ्रीली वो मूव कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो वो डीएनए जो होता है लीनियर होता है, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंड होता है। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप की चीज है, ये हम ज्यादा तब पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियस के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में 70 एस राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक में नो सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। इस बात का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में या कोई भी सेल ले ले, प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं। Only three organelles in eukaryotic cells that are double membrane bound। मतलब कि न्यूक्लियस, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है, और नंबर 3 था क्लोरोप्लास्ट। ये तीन ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। मजे की बात ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक में नो सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। मतलब इस प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। इससे आसानी हो जाती है इस पॉइंट को याद रखने में। कैसे याद रखेंगे? सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी सेल की हम बात करेंगे, सिर्फ तीन ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें तीनों चीजें नहीं है। अच्छा, अगली चीज, दोनों केसेस में सेल वॉल होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल है, यूकैरियोटिक में कभी कभी सेल वॉल होता है। इस पॉइंट पे आते हैं। उससे पहले, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल होता है, नॉर्मली हमने ये सुना है ना कि सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, लेकिन वो सिर्फ फंगाई के केस में और प्लांट सेल्स में केस में होता है, जो कि दोनों यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स
जो कि बैक्टीरिया इसका एक एग्जांपल है, जो हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। उसमें जो सेल वॉल होता है वो एक दूसरे सब्सटेंस से बनता है। उस दूसरे सब्सटेंस का नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर द नेम पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, आगे जाके हम ये समझेंगे कि ये है क्या, ये किससे बनता है, किस किस तरीके के सेल में होता है, एक्सेट्रा। अच्छा, अब सिलिया और फ्लैजिला दो तरीके के ऑर्गेनेल्स हैं। कौन से? सिलिया और फ्लैजिला। कोई भी सेल अगर होगा ना, कोई भी सेल, तो उस सेल को मूवमेंट की जरूरत होती है। या अगर सेल्स फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, या सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, तो उनको मूवमेंट की जरूरत होती है। जो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं ना सेल में आपकी बॉडी को, मतलब लेट्स से कि मेरे पास एक सेल है और इस सेल में अलग अलग तरीके की चीजें हैं। अब इन अलग अलग तरीके की चीजों को मूवमेंट की जरूरत है। तो किसी भी सेल में अगर सिलिया या फ्लैजिला हो, तो उस सेल की चीजों की मूवमेंट की जा सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फ्लैजिला या सिलिया दो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेल। तो इस तरीके के फ्लैजिला में कोई माइक्रोट्यूबुल्स नहीं होते। अब ये जाहिर सी बात है, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, फ्लैजिला, माइक्रोट्यूबुल्स। अभी के लिए बस ये एक बात दिमाग में बैठा लेनी है, फ्लैजिला में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई माइक्रोट्यूबुल्स नहीं होते। आगे जाके हम फ्लैजिला को भी पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूबुल्स को भी पढ़ेंगे। इसमें जो सेल डिवीजन होती है बाइनरी फिशन के तरीके से होती है। और इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो माइटोसिस या मायोसिस के जरिए होती है। माइटोसिस हमने पढ़ा था ओ लेवल में, कि माइटोसिस होता है कि जब आप सिंपली एक सेल है और एक सेल के आप दो और रेप्लिकेशंस बना रहे हैं। ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल एग्जैक्टली सेम होता है। ये होता है माइटोसिस। मायोसिस ये होता है कि आप गैमेट्स बना रहे हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। लिखने की आपको कुछ जरूरत नहीं है, मैं नोट सारे सेंड कर दूंगा, बस आपको सिर्फ समझना है। मायोसिस से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आर, इन अदर वर्ड्स, नोन एज सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स मतलब स्पर्म सेल्स हो गए और एग सेल्स हो गए। मतलब वो वाले सेल्स जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस, जो ओ लेवल में भी पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के वक्त जो दो सेल्स यूज होते हैं, एक स्पर्म सेल्स मेल के, एक एग सेल्स फीमेल के, ये होते हैं सेक्स सेल्स या गैमेट्स। तो गैमेट्स जो होते हैं वो मायोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक तरीके का सेल होता है, इस सेल की रेप्लिकेशन होती है, और जब इस सेल की रेप्लिकेशन होती है तो ये जो बनता है इसे गैमेट्स कहते हैं। ये जो सेल है इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ये A2 में हम पढ़ेंगे। ये थी रिवीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स की। अच्छा, फिर प्लांट और एनिमल सेल्स में आ जाते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको मैंने पिछली क्लास में भी इतना नहीं फोकस किया था क्योंकि सिंपल इतना है। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स के पास सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी होता है। सेल सरफेस मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कुछ भी कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और गोल्जी बॉडी, ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो दोनों प्लांट में और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, तो सेल वॉल प्लांट सेल्स में होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। प्लाज्मोडेस्मा, ये एक और नया वर्ड AS लेवल में आपको आगे पता चलेगा, इसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। वैक्यूल, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वैक्यूल, इसमें लार्ज परमानेंट वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में स्मॉल टेम्पोररी वैक्यूल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जाहिर सी बात है इसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये प्लांट सेल्स में फाउंड होता है और एनिमल सेल्स में फाउंड नहीं होता है। सेंट्रियोल्स, अनदर न्यू टर्म फॉर यू, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि हम इसमें से कोई भी टर्म भूल ना जाए। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं आज की चीज। अच्छा, मेरे क्वेश्चन है जी राइबोसोम्स जी। से रिलेटेड। तो ओके। उसमें जो 70S होता है, उसको एस का मतलब क्या होता है? अच्छा, एस का जो मतलब होता है ये आगे जाके मैं और डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अगर हम 70S या 80S बोलते हैं ना, तो ये जो एस होता है ये होता है स्वेडबर्ग यूनिट्स। मतलब जैसे अगर लेंथ की हम बात करें तो मीटर्स या सेंटीमीटर्स बोलेंगे, वेट की बात करें तो केजी बोलेंगे,
टेम्परेचर होगा तो सेल्सियस या केल्विन बोलेंगे। वैसे ही जब राइबोसोम्स की बात कर रहे हो तो एस एक यूनिट होता है जिसका फुल फॉर्म है स्वेडबर्ग यूनिट्स। अब ये स्वेडबर्ग यूनिट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं। अब सुनना, एक सेल लेते हैं, उस सेल में से राइबोसोम को निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं कि एक मशीन में सारे राइबोसोम्स को डाल देते हैं। तो पहला स्टेप क्या किया, उन्होंने सेल लिया। दूसरे स्टेप में उन्होंने राइबोसोम्स को जो सेल में थे, उन राइबोसोम्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तीसरी चीज, उन्होंने इन सारे राइबोसोम्स को एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग में डाला। इस बात का मतलब क्या है? आपने वो मिक्सर देखा होगा ना, जो बहुत ज्यादा, मतलब जो किचन में भी होता है, बहुत स्पीड स्पीड में मूव करता है। जी। तो सेंट्रीफ्यूग भी एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो कि लैब्स में होता है, और वो बहुत स्पीड से मूव करता है। और इसलिए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग इसको बोलते हैं। बिल्कुल गोल 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 वो मूव करता रहता है, फास्ट फास्ट। तो ये राइबोसोम्स मूव करते जाते हैं। अब 70s और 80s इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा राइबोसोम पहले सिंक करेगा टू द बॉटम। सो लेट्स से मेरे पास एक राइबोसोम है जो 70s है, और एक राइबोसोम है जो 80s है। 80s वाला राइबोसोम, क्योंकि 80 बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये कि जब मैंने इसको सेंट्रीफ्यूग में स्पिन किया ना, तो ये वाला राइबोसोम बॉटम पे जल्दी से सिंक हो गया जाके। इट sank to the bottom more quickly when I spun it in a high speed centrifuge। लेकिन अगर मैं 70s राइबोसोम को लेता हूँ, तो फिर जब मैंने इसको स्पिन किया तो इसको ज्यादा टाइम लगा नीचे बिल्कुल धंसने में, और नीचे बैठने में एट द सेंट्रीफ्यूज। तो उसको ज्यादा टाइम लगा, इसीलिए इसका नंबर कम होता। ये पढ़ा को समझ आया या मैं वापस समझा दूं? समझ गया। सही, चलिए ओके। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम राइबोसोम्स की बात करेंगे। इसमें जरा थोड़ी सी और डिटेल है कि आगे जाके देखेंगे। अच्छा, जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनेल्स पे जाने से पहले, वो है मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन और माइक्रोस्कोप्स के जो टॉपिक्स हैं, ये आपको P3 में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। P3 में पूरा एक सवाल आता है इसके बारे में। P3 आपका 30 या 40 मार्क का होता है, आई थिंक। उसमें से 10 या 12 मार्क इसी मैग्निफिकेशन और माइक्रोस्कोप्स को यूज कैसे करते हैं इस सब के बारे में होता है। कभी कभी एक आध बार P1 में आ जाते हैं 2-3 मार्क के MCQs में। दैट्स इट। अच्छा, मैग्निफिकेशन को समझते हैं, मैग्निफिकेशन है क्या? सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ ना, जिसकी बुक वाली डेफिनेशन है। इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स लार्जर, it is the number of times larger an object's image is compared to the actual size. Now, what do I mean by this? अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक कोई भी चीज है, अभी सेल ऑर्गेनेल सबको छोड़ दो, कोई भी मेरे पास चीज है, लेट्स से उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। अब मैंने उसको माइक्रोस्कोप का जो स्पेसिमेन होता है, मैंने उसकी जगह रख दिया ताकि मैं उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकूं। जब मैं माइक्रोस्कोप में देखता हूँ तो मैं उसको मेजर करता हूँ एज 50 सेंटीमीटर। मतलब उसकी एक्चुअल साइज तो 5 सेंटीमीटर थी, मैंने मेजर की थी। लेकिन इसकी जो इमेज साइज थी, जो मैंने माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसको मेजर किया, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही मैंने मेजर किया, वो हम आगे जाके देखेंगे कि माइक्रोस्कोप के थ्रू कैसे मेजर करते हैं। खैर, मैंने उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू मेजर किया और 50 सेंटीमीटर मुझे मिला आंसर। इसका मतलब कि जो मेरी चीज थी, द स्पेसिमेन, इट वाज मैग्निफाइड 10 टाइम्स। इट वाज मैग्निफाइड 10 टाइम्स। और इसको लिखेंगे कि जो पिक्चर बनी हुई होगी उस पिक्चर को मैं ड्रॉ करूंगा, और मैं नीचे ऐसे लिख दूंगा X10। X10 का मतलब क्या है कि मेरे पास एक्चुअल इमेज कुछ थी, और मेरे पास जो एक्चुअल चीज, सॉरी, उसकी मेजरमेंट कुछ थी, और मेरे पास जो इमेज साइज आई है वो 10 टाइम्स दी एक्चुअल साइज है। तभी मैग्निफिकेशन का मतलब है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स लार्ज एन ऑब्जेक्ट इमेज इज कंपेयर्ड टू द एक्चुअल साइज। तो एक्चुअल साइज लेट से x है, और फिर इमेज साइज जो है वो 10x है।
इसका मतलब मैग्निफिकेशन हुई 10x डिवाइड बाय x, तो मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स हुई। ये होता है मैग्निफिकेशन का सिंपल मतलब। अब एक चीज है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मेरे पास एक एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है मैंने उसकी साइज मेजर कर ली, और फिर जब मैं मैग्निफिकेशन करूंगा तो उसकी साइज छोटी दिखेगी मुझे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि वर्ड है ना मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब चीज आपको बड़ी दिख रही है। जो वो होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, वो भी चीज आपको बड़ी करके दिखाते हैं। तभी इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स लार्जर नॉट स्मॉलर, एन ऑब्जेक्ट इमेज इज कंपेयर्ड टू द एक्चुअल साइज। अब ये जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, द लेटर n। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें मैग्निफिकेशन पता करनी हो तो हम करेंगे इमेज की जो साइज थी डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल साइज है। ये 10x का मतलब भी मैंने इसी से निकाला ना, कि अगर 50 सेंटीमीटर्स की इमेज साइज है और 5 सेंटीमीटर्स की एक्चुअल साइज है तो इसकी मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स होगी। तो ये मेरा इमेज साइज था और ये मेरा एक्चुअल साइज था। इमेज साइज को हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक्चुअल साइज को हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए कभी कभार मैग्निफिकेशन को लिखा जाता है आई डिवाइडेड बाय ए। अब ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगता है कुछ लोगों को, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस ही है, इमेज साइज को सिर्फ डिवाइड करना है एक्चुअल साइज से और मैग्निफिकेशन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए आता है जो P1s हैं और P3s के सवाल में। ओके, ये पहली डेफिनेशन हो गई। जो दूसरी डेफिनेशन है वो है रेजोल्यूशन की। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन इज द ability to distinguish between two points, ये भी मैं समझाऊंगा पूरी चीज, that are close together as separate। इसको फिर से पढ़ते हैं। Resolution is the ability to distinguish between two points that are close together as separate। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप चश्मे पहनते हो? जी। तो जब आप चश्मे उतारते हो, अगर आपके सामने दो चीजें बिल्कुल करीब करीब रखी हो, तो वो चीजें आपको थोड़ी सी ब्लरी दिखती हैं या बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से दिखती हैं? हाँ, बिल्कुल क्लियर दिखती है जब मैं करीब से देखूँ तो। अगर आप करीब से देखो तो लेट से मेरे पास एक जो पेन है उसका कैप पड़ा हुआ है, और एक दूसरी पेन का कैप पड़ा हुआ है, और मैं रूम के दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ, और ये दोनों चीजें टेबल पे बिल्कुल करीब करीब आपस में रखी हुई हैं। तो क्या ये आपको अलग अलग दिखेंगी या क्या ये आपको ब्लरी ब्लरी सी दिखेंगी? ब्लरी ब्लरी से दिखेंगी। ब्लरी ब्लरी सी दिखेंगी बिल्कुल, वो इसीलिए क्योंकि आपने चश्मे नहीं पहने हुए। चश्मों से आपको रेजोल्यूशन बढ़ता है आपका, क्योंकि चश्मों में लेंस लगी हुई होती हैं। यही चीज माइक्रोस्कोप में भी होती है। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। अगर मेरे पास दो ऐसे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कह लें, ऑब्जेक्ट्स कह लें, ऑर्गेनेल्स कह लें, सेल्स कह लें। अगर दो सेल्स हैं जो कि क्लोज रखे हुए आपस में, लेकिन उनकी जो इमेज है ना वो मुझे ऐसी दिख रही है, ब्लरी ब्लरी सी दिख रही है, मतलब मैं क्या नहीं कर पा रहा, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे लग रहा है ये दो सेम ही चीजें हैं, क्योंकि इतनी ब्लरी ब्लरी मैं इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, इनको मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा। तो रेजोल्यूशन को हम बोलते हैं अबिलिटी। रेजोल्यूशन एक अबिलिटी है। इट्स योर काबिलियत, इट्स द केपेबिलिटी इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स जो कि करीब रखी हुई हैं, उनको बोलना कि यार ये दो चीजें करीब रखी हुई हैं, ये दो चीजें अलग हैं। इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। अगर रेजोल्यूशन आपका कम है तो दो चीजें जो बिल्कुल साथ साथ आपस में रखी हुई है आप इनको अलग बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ब्लरी दिखेंगी। लेकिन अगर आपका रेजोल्यूशन ज्यादा है तो ये दो चीजों को आप बोलोगे दिस इज थिंग नंबर वन, दिस इज थिंग नंबर टू, ये अलग अलग चीजें, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो ये होता है रेजोल्यूशन। अब ये माइक्रोस्कोप्स के टॉपिक में रेजोल्यूशन कैसे आ गया? बिकॉज रेजोल्यूशन इज द अबिलिटी
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स केप्ट क्लोज टुगेदर एज सेपरेट, कि मैं बोल रहा हूँ कि यार चीज नंबर एक और चीज नंबर दो अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, इसका मतलब मुझे डिटेल में भी ज्यादा दिखेगा। लेट्स से अगर मेरे पास एक सेल है, उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स भी हैं, और फिर एक न्यूक्लियस भी ले लेते हैं। अब मुझे लाइट माइक्रोस्कोप का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी माइक्रोस्कोप ले लेते हैं अभी। मुझे माइटोकॉन्ड्रिया भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, न्यूक्लियस भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये जो इतने सारे राइबोसोम्स हैं मुझे ये दिख ही नहीं रहे। या अगर दिख भी रहे हैं तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनको मैं अलग नहीं करार दे पा रहा। वो इसीलिए क्योंकि मेरा रेजोल्यूशन कम है। एंड देखा, रेजोल्यूशन अगर कम हो तो डिटेल भी कम दिखती है, लेकिन रेजोल्यूशन जब ज्यादा हो तो डिटेल भी आपको ज्यादा दिखती है। अब हम रेजोल्यूशन, डिटेल और माइक्रोस्कोप को एक साथ लिंक करते हैं। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हाउ डू वी यूज अ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप होता है वो होता है LM, इसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और जाहिर सी बात है, एज द नेम सजेस्ट कि लाइट माइक्रोस्कोप है, तो वो लाइट का इस्तेमाल करता है। नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करता है, जैसे सन हो गया, या आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करता है, लेकिन लाइट का इस्तेमाल करता है वो। अच्छा, जो दूसरी टाइप का माइक्रोस्कोप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे EMB कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरीके के होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से एक ही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो आते हैं, TEM और फिर SEM। एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम शुरू करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप से, और फिर हम रेजोल्यूशन और डिटेल की भी बात करेंगे। एक लाइट माइक्रोस्कोप ना इस तरीके का दिखता है। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ लाइट माइक्रोस्कोप की, एक सेकंड। दिस इज हाउ अ लाइट माइक्रोस्कोप लुक्स लाइक। ये सारी चीजें याद करने की नहीं है ऑब्वियसली, इसमें सिर्फ मैं दो जरूरी चीजें, एक है ये लेंस, और एक है ये इल्यूमिनेटर, और ये है स्टेज। क्या क्या चीजें? एक है ये लेंस, दो अलग अलग तरीके की लेंस होती हैं। एक है ये इल्यूमिनेटर, और एक होता है ये स्टेज। अब एक लाइट माइक्रोस्कोप काम इस तरीके से करता है कि ये इल्यूमिनेटर है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ये आपसे कभी भी सवाल में नहीं पूछेगा हाउ डज अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज यू हैव एन इल्यूमिनेटर हियर। ऑब्वियसली इट इल्यूमिनेट्स लाइट। ये लाइट ऊपर की तरफ जाती है। ये आपका स्टेज होता है, ये मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड अ स्टेज। स्टेज पे आप रखते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन वो चीज होती है जिसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए देखना चाह रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ स्पेसिमेन। एंड अ स्पेसिमेन इज केप्ट ऑन अ स्टेज। सो द इल्यूमिनेटर इल्यूमिनेट्स लाइट। ये एक ग्लास की स्लाइड होती है, इस पे स्पेसिमेन रखा जाता है जो स्टेज पे पड़ा हुआ है इस वक्त। और ये पहला लेंस और ये दूसरा लेंस, इसके जरिए हम इसको मैग्निफाइड इमेज में यहाँ पे देखते हैं। ये हमारी आंख जो होती है वो यहाँ पे प्लेस होती है, और इन दो लेंस के जरिए हम इसको देखते हैं, और लाइट नीचे से आ रही होती है। अच्छा, कुछ जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, हमारी स्कूल में भी माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेटर नहीं था। आपकी शायद स्कूल में भी यही होगा, इल्यूमिनेटर की जगह मिरर होगा। तो उसमें होता ये है कि जो मिरर है वो सन की डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं, द सन रेज जहां से भी आ रही है, मिरर को उस तरीके से प्लेस कर दिया ताकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करे और वो इल्यूमिनेटर की तरह काम करे, शीशा। सिंपल। तो ये थी बेसिक नॉलेज के एक माइक्रोस्कोप एसेंशियली काम कैसे करता है।
लेकिन माइक्रोस्कोप को हम यूज करते क्यों हैं? एक तो उसका फायदा ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि हमें चीजों को डिटेल में देखना होता है, लेकिन इसका एक और जरूरी यूज भी है। वो ये है कि जो सेल्स एंड सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, द सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स आर measured using eyepiece graticule. Now, what is an eyepiece graticule? An eyepiece graticule माइक्रोस्कोप के अंदर ही होता है। इसको मैं जरा इरेज कर दूं सबको। एक आई पीस ग्रेटिक्यूल माइक्रोस्कोप के अंदर ही होता है, मतलब व्हेन योर आईज, अब मैं आंखें किस तरीके से बनाऊं, ओके नाइस। जब मैं अपनी आंखें इस पे रेस्ट करता हूँ, कोई एक आंख, और मैं यहाँ पे जो ग्लास की स्लाइड है इस पे देखता हूँ ना, तो अलोंग विद द स्पेसिमेन मुझे एक मेजरिंग स्केल नजर आता है। और ये मेजरिंग स्केल किस तरीके का होता है मैं ये भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये मेजरिंग स्केल इस तरीके का होता है। दिस दिस इज द मेजरिंग, ये वाला मेजरिंग स्केल नहीं, ये वाला, ये जो छोटे छोटे डिविजन्स बने हुए हैं, ये हमें कुछ लगाना नहीं पड़ता एक्स्ट्रा। जैसे ही हम माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, माइक्रोस्कोप में इनबिल्ट होता है, इसे कहते हैं आई पीस ग्रेटिट्यूड, तभी इट्स कॉल्ड आई पीस। यू सी इट फ्रॉम द आई एंड यू डोंट नीड टू अटैच एनीथिंग एल्स, इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द माइक्रोस्कोप। अब ये आई पीस ग्रेटिट्यूड के जरिए सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स को मेजर किया जाता है। अब वो कैसे? ये मेरे पास माइक्रोस्कोप में है ना। अब अगर जैसे मैंने कोई ऑर्गेनेल देखना है, तो ये ऑर्गेनेल लेट्स से एक सेल है, ऑर्गेनेल नहीं सेल मुझे मेजर करना है, तो ये सेल यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको मेजर करूंगा कि यार ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो उसकी मेजरमेंट क्या होगी? इस तरीके से एक सेल को या सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स को एक आईपीस ग्रेटिक्यूल के जरिए मेजर किया जाता है। लेकिन आईपीएस ग्रेटिक्यूल को यूज करने से पहले आईपीएस ग्रेटिक्यूल को कैलिब्रेट करना जरूरी है। कैलिब्रेशन मतलब कि अगर ये एक स्मॉल डिवीजन है, अब ये कितना है, ये 1 मिलीमीटर है, ये 10 मिलीमीटर है, ये 0.1 मिलीमीटर है, 0.01 कितना है ये तो मुझे नहीं पता ना, सिर्फ डिविजन्स बने हुए हैं और ये नंबर दिए हुए हैं। अब इन नंबर को मैं मतलब क्या लूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कोई किलोमीटर भी ले सकता हूँ मैं, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना मुझ पे। तो इसको मुझे कैलिब्रेट करना पड़ेगा। और कैलिब्रेशन सिंपल टर्म्स में होता है सिर्फ ये बताना कि जो एक डिवीजन है ये कितना है, कितने मिलीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कैलिब्रेट करने के लिए एक आईपीस ग्रेटिट्यूड को एक और स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसे कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू कैलिब्रेट आईपीस ग्रेटिट्यूड a stage micrometer is used। अब मेरे माइक्रोस्कोप में तो एक ही स्केल था और ये ग्रेटिक्यूल, तो अब ये स्टेज माइक्रोमीटर कहाँ से आया? वो ऐसे आया कि ये जो मेरी ग्लास की स्लाइड थी ना, जो मैंने इसको स्टेज पे रखा था और इस ग्लास की स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन रखा था, स्पेसिमेन रखने से पहले मैं एक स्केल, एक लिटरली एक मेजरिंग स्केल ही यहाँ पे रख दूंगा। जब मैंने मेजरिंग स्केल यहाँ पे रख दिया जिसका नाम स्टेज माइक्रोमीटर है, अब मैं माइक्रोस्कोप के जरिए जब, सॉरी, जब जब मैं माइक्रोस्कोप के जरिए देखूंगा, तो अब मुझे ये वाला स्केल भी दिखेगा, और माइक्रोस्कोप में जो इनबिल्ट स्केल होता है वो भी दिखेगा। तो मुझे कुछ इस तरीके से पिक्चर दिखेगी कि ये रहा मेरा स्टेज माइक्रोमीटर, और इसके नीचे या इसके ऊपर वॉटेवर मेरा आईपीस ग्रेटिक्यूल आ गया। अब मैं इसकी कैलिब्रेशन कर सकता हूँ। कैलिब्रेशन करने का प्रोसेस क्या है, इसको समझता हूँ। मुझे आई पीस ग्रेटिट्यूड का एक डिवीजन पता करना है ना, ये सबसे पहले गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये एक डिवीजन पता करना है। लेकिन मुझे पता तो है नहीं ये नंबर मुझे बता क्या रहे हैं। बट व्हाट आई डू नो इज दैट ये जो चीज लिखी हुई 0.1,
ये मुझे पता है कि इसका मतलब है मिलीमीटर, क्योंकि ये मैंने ही तो स्केल रखा था यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है मुझे इसकी मेजरमेंट तो पता ही होगी। तो ये मैंने बोल दिया कि ये डिफाइंड है, दिस इज 0.1 मिलीमीटर। अब मैं बोलूंगा कि यार स्टेज माइक्रोमीटर एक साइड पे आ गया, और आई पीस ग्रेटिक्यूल, ये मैं कैलिब्रेशन करना सिखा रहा हूँ, आई पीस ग्रेटिक्यूल दूसरी साइड पे आ गया। अब मैं यहाँ पे रेशियो मेथड का इस्तेमाल करूंगा। मैं बोलूंगा कि 0.1 मिलीमीटर में स्टेज माइक्रोमीटर के आई पीस ग्रेटिक्यूल के कितने डिविजन्स आते हैं, मतलब कितनी ये छोटी 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 लाइनें आती हैं 0.1 मिलीमीटर ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर में। तो मैंने यहाँ से देख लिया 10, 20, 30, 40, 40 डिविजन्स आती हैं। ओके। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर 0.1 मिलीमीटर में 40 डिविजन्स आती हैं, तो एक डिवीजन कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 0.1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 40x। 0.1 टाइम्स 1 इज सिंपली 0.1 इज इक्वल टू 40x, एंड x इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 40। जो भी मेरे पास आंसर है, ब्ला 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 वट एवर, इतना मिलीमीटर एक छोटे डिवीजन के बराबर होगा। यहाँ पे मेरी कैलिब्रेशन होती है पूरी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्टेज था मेरे पास जहाँ पे मैंने ये स्टेज माइक्रोमीटर लगाया था, इसको मैं हटाऊंगा। और अब जो मुझे मेजर करना है, जैसे मेरा सेल है मुझे मेजर करना है, तो मैंने उस सेल को रख दिया स्टेज पे, और वो मुझे ऐसे दिखेगा माइक्रोस्कोप में। उसको मैं आई पीस ग्रेटिट्यूड के ऊपर एडजस्ट कर दूंगा। और अब मैं देखूंगा कि ये शुरू यहाँ से होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सेल। शुरू ये यहाँ से हो रहा है, खत्म ये यहाँ पे हो रहा है। तो अगर लेट्स से ये 65 वाला डिवीजन था, ये चल रहा है 75 वाले डिवीजन तक, तो ये कितने डिवीजन हो गए, 10 डिवीजन। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट तो कर लिया था कि एक डिवीजन का मतलब कितना मिलीमीटर्स होता है, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने इस तरीके से एक सेल की जो साइज है ना, या उसका डायमीटर जो भी कैलकुलेट करे, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये वाला पार्ट समझ आया कैलिब्रेशन और कैलकुलेशन का। जी। बिल्कुल सही। ठीक। अच्छा, यहाँ पे कैलिब्रेशन और कैलकुलेशन खत्म होता है। अब जो हम देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। ऊपर जैसे मैंने बताया था, दो तरीके के माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लाइट माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा डिटेल में अब पढ़ते हैं। एज द नेम सजेस्ट इट मेक्स यूज ऑफ विजिबल लाइट। अभी विजिबल लाइट अगेन थोड़ा रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन ये विजिबल लाइट कुछ भी हो सकता है। ये विजिबल लाइट सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकता है जो मेरे इल्यूमिनेटर में से आ रहा था, या शीशा यूज करके मैं सन को भी यूज कर सकता हूँ एज अ लाइट सोर्स। बट इट मेक्स यूज ऑफ विजिबल लाइट, ये एक चीज है जो कि हमेशा ऑलवेज लाइट माइक्रोस्कोप में यूज होगी। अब विजिबल लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, अगर आप ओ लेवल में फिजिक्स ली थी आपने। जी। सही, तो फिर ये ओ लेवल फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जो विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी बताई होगी। तो यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होगा। किस तरीके से ही देखते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए विजिबल लाइट की। जो विजिबल लाइट, और ये याद करना है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, वो होती है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। एंड अगेन 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁹मीटर। बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो ये इसकी वेवलेंथ है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। अब याद है हमने ऊपर एक चीज ये की थी, रेजोल्यूशन और डिटेल वाली चीज। तो
यहाँ पे रेजोल्यूशन आएगा। अब रेजोल्यूशन को मैं किस तरीके से लिंक करूंगा? जब भी आप कोई माइक्रोस्कोप यूज करो, दिस इज इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई भी माइक्रोस्कोप यूज करो, लाइट माइक्रोस्कोप यूज करो, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एनी माइक्रोस्कोप, रेजोल्यूशन is approximately, not exactly, approximately equal to half of wavelength। मतलब कि अगर मैं एक लाइट माइक्रोस्कोप यूज कर रहा हूँ जिसमें विजिबल लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर्स है, तो इसकी रेजोल्यूशन क्या होगी? इसकी रेजोल्यूशन होगी 200 से लेके 350 नैनोमीटर्स को। इसको हाफ कर दिया और इसको मैंने हाफ कर दिया, सिंपल। ये इसकी रेजोल्यूशन होती है एक लाइट माइक्रोस्कोप की। अब मैंने लिख तो दिया 200 टू 350, लेकिन इन नंबर्स का मतलब क्या है? इन नंबर्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनेल, कोई भी सेल, एनीथिंग हैज अ साइज और अ डायमीटर, वट एवर यू आर मेजरिंग, लेस देन 200 नैनोमीटर्स, तो वो आपको दिखेगी नहीं। आई रिपीट, अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो आप मेजर कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज है जो आप देख रहे हैं, जैसे अगर आप एक सेल सेल को आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में, तो उसमें आपको न्यूक्लियस भी नजर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आएगा, और क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नजर आएगा। ये आगे जाके हम सारे ऑर्गेनेल्स की बारे में बातें करेंगे। तो ये चीजें तो नजर आएंगी, क्यों? क्योंकि इनकी साइज 200 नैनोमीटर से बड़ी है। लेकिन राइबोसोम्स, पिछली क्लास हमने देखा था राइबोसोम्स का डायमीटर क्या होता है, 25 नैनोमीटर्स। तो क्योंकि राइबोसोम्स 25 नैनोमीटर्स है, तो ये 200 से कम है। इसका मतलब कि राइबोसोम्स हमें दिखेंगी नहीं। तो मैं ये चीज यहाँ पे लिख देता हूँ कि एनी ऑर्गेनेल with size of less than 200 nanometers is not visible ड्यूरिंग लाइट माइक्रोस्कोपी। क्योंकि रेजोल्यूशन का तो मतलब ही यही था ना, कि कोई भी चीज मेरे सामने मैं देख रहा हूँ उसको मैग्नीफाई करके। अब क्या मैं बता पा रहा हूँ कि वो चीज सेपरेटली वो चीज रखी हुई है, या वो चीज पड़ी हुई है वहां पे, या नहीं पड़ी हुई है? इसकी साइज ही इतनी कम है कि मैं इसको देख ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो लिमिटिंग फैक्टर, ये लिमिट करता है कि आप कौन सी चीज को देख सकते हो, कौन सी चीज को नहीं देख सकते हो। So any organelle with a size of less than 200 nanometers is not visible during light microscopy, मतलब जब मैं लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया राइबोसोम्स का, तो क्योंकि राइबोसोम्स 25 नैनोमीटर्स के होते हैं, तो ये राइबोसोम्स आर नॉट विजिबल। अच्छा, कभी कभी P2 में ये पूछ लेता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आइदर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। तो उस पास पेपर के सवाल को भी जरा देख लेते हैं। एक एडवांटेज जो हमें मिलता है लाइट माइक्रोस्कोप का, वो ये है कि वो बहुत ज्यादा सस्ती है। इट्स वेरी चीप, इट्स वेरी अफोर्डेबल, बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। हमें कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सस्ती माइक्रोस्कोप आती है। कोई इसमें लंबी चौड़ी साइंस नहीं लगती, सिर्फ लाइट लगती है, और उस लाइट के जरिए हम देख सकते हैं। तो पहली चीज तो चीप है। दूसरी चीज इजी टू यूज। इतना इजी टू यूज कि बायो के P3 में ये सवाल पूरा बन के आता है कि बच्चों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। इट्स दैट इजी टू यूज। ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज जो है वो ये है कि लाइव स्पेसिमेन कैन बी यूज्ड। अब ये क्या है? जब हम आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लाइव स्पेसिमेन नहीं इस्तेमाल कर सकते, और क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते वो मैं जब वो पढ़ेंगे तो बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये समझना है कि लाइट माइक्रोस्कोप करते वक्त लाइव स्पेसिमेन मतलब जिंदा स्पेसिमेन, जिंदा सेल, जिंदा एनिमल, उसको हम यूज कर सकते हैं। उसको मारने की जरूरत नहीं है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज में ये आता है कि इसका रेजोल्यूशन बहुत कम है। अब ये लग तो रहा होगा 200 नैनोमीटर्स, इतना छोटा तो नंबर है, नैनोमीटर लगा हुआ है इसके आगे, इससे ज्यादा छोटा क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन ना 0.5 नैनोमीटर्स होता है। ये डिफरेंस देखो सिर्फ।
एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो वो ऑफर करती है, मतलब सबसे छोटा नंबर, वो है 0.5 नैनोमीटर, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप का 200 नैनोमीटर, दैट इज 400 टाइम्स बेटर कंपेयर टू अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये बहुत ही कम रेजोल्यूशन ऑफर करती है। अब क्यों ये कम रेजोल्यूशन ऑफर करती है? इसकी वजह से हमें डिटेल भी कम दिखती है। और ये क्यों? क्योंकि ये चीज यहाँ पे लिखी हुई थी, द लोअर द रेजोल्यूशन द लोअर द डिटेल। अच्छा, एक एक बात बताओ, एक बात पूछता हूँ मैं आपसे। अगर मेरे पास 40 नैनोमीटर्स का रेजोल्यूशन है और मेरे पास 50 नैनोमीटर्स का रेजोल्यूशन है, तो इनमें से ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन कौन सा है? कौन सी ज्यादा डिटेल्ड इमेज देगा मुझे? 40 नैनोमीटर वाली। बिल्कुल ठीक। ये बच्चों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि यार ये तो बड़ा नंबर है, ये अच्छा रेजोल्यूशन है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जितना छोटा नंबर उतना बेहतर। क्योंकि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जितना छोटा नंबर उतनी छोटी साइज की चीजें दिखेंगी, उतना हमारे लिए बेहतर है। द ग्रेटर द डिटेल द ग्रेटर द रेजोल्यूशन। तो स्मॉलर नंबर मतलब हायर रेजोल्यूशन, मतलब हायर डिटेल। अच्छा, ये इसकी एक ही डिसएडवांटेज थी, क्योंकि रेजोल्यूशन इसका कम ऑफर करती है तो डिटेल भी हमें कम ही दिखती है। जो अगला टाइप का माइक्रोस्कोप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं दो तरीके के, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपके पास अच्छा, मुझे ये बता दो कि आपके पास बुक कौन सी वाली है? वो जो ब्लू कवर होता है वो वाली बुक है आपके पास? जी, जिसमें हाँ तो पेंगुइन्स बने आप, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर आप बुक खोलो, चैप्टर 1 पे अगर आप जाओ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, अगर आसपास बुक पड़ी हुई है तो आप खोल लो बुक को। मैं एक मिनट ला, एक मिनट बोलता हाँ। हूँ। पेज नंबर कौन सा था? ये बस चैप्टर 1 में माइक्रोस्कोप पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद वाला पेज नंबर मुझे याद नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हुई होगी, एक लंबा सा माइक्रोस्कोप बना होगा, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो डायग्राम दिख गया आपको? जी। हाँ, तो उसके नीचे ये लिखा हुआ है ना कि एक्सटेंशन कंटेंट एंड नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। जी। बिल्कुल, तो यही मुझे बताना था कि इसकी टेंशन आपने नहीं ली कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कैसे होता है। ये हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के फायदे क्या हैं, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू, और ये जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये पूरा कंडेंसर और इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रॉन को पुश करना, थर्मियोनिक एमिशन, ये बहुत डिटेल है, फालतू की चीजें, वैसी इतनी चीजें याद रखने की होती हैं, कोई जरूरत नहीं इसको देखने की। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर यूज। जब आप आगे A2 में जाओगे, अगर तो आप A2 में फिजिक्स लोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती है। मतलब जैसे अगर लाइट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो वेव की तरह एक्ट करती है ना। इलेक्ट्रॉन्स भी कभी कभार वेव की तरह एक्ट करते हैं, ये A2 में फिजिक्स में जाके पता चलेगी। अभी के लिए बस ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की हैव अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। विजिबल लाइट की वेवलेंथ भी शॉर्ट है, 200 to 400 नैनोमीटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ 1 नैनोमीटर है। ये तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। और अगर इसको कंपेयर करें विजिबल लाइट से, तो 200 टाइम्स शॉर्ट है। अब इसकी वजह से क्या होता है? अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमें रेजोल्यूशन मिलता है, अगेन सेम फॉर्मूला, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो 1/2, 0.5 नैनोमीटर का मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है वो हमें ऑफर होता है। ये तो हो गई एक बात।
ये ऑब्वियसली मैंने पहले भी बता दिया कि 400 टाइम्स बेटर देन द रेजोल्यूशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप विच इज 200 नैनोमीटर्स द मैक्सिमम दैट इट ऑफर्स। अच्छा, जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो ये है कि एक वैक्यूम चैम्बर का इस्तेमाल होता है। अब ये चीज जानना जरूरी क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि अगर आपका एक वैक्यूम लो ना, कभी कोई भी अगर एनवायरनमेंट हो, आपने वैक्यूम ले लिया, पूरी एयर को सक आउट कर लिया, तो उसमें होगा ये कि अगर आप पानी को रखोगे ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके रूम में पानी का एक ग्लास रखा हुआ है, वो इवेपोरेट तो करेगा, लेकिन वो बॉयल कब करेगा? अगर वो प्योर वाटर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल करेगा। जब वैक्यूम में आप पानी को रखो ना, तो वो रूम टेम्परेचर पे बॉईल कर जाता है। उसको जरूरत ही नहीं पड़ती 100 डिग्री सेल्सियस की। ये अलग ही बिल्कुल साइंस है। रूम टेम्परेचर पे वैक्यूम में वाटर बॉईल कर जाएगा। तो इसीलिए अगर लेट से मेरे पास एक जानवर है, एक जिंदा जानवर, और उसको मैंने स्पेसिमेन बनाया हुआ है, अब यहाँ पे तो वैक्यूम चैम्बर यूज हुआ हुआ है, तो जाहिर सी बात है मैंने वो स्पेसिमेन को, वो एनिमल को वैक्यूम में डाला। अब उसमें से सारा पानी जो उसकी बॉडी में था, वो तो रूम टेम्परेचर पे, तो वो बॉयल ऑफ कर गया। तो मतलब उसकी बॉडी में पानी ही नहीं है, तो वो इंस्टेंटली जानवर मर जाएगा। इसीलिए अब आपको समझ आएगा कि क्यों मैं कह रहा था यहाँ पे लाइव स्पेसिमेन यूज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे वाटर बॉयल ऑफ करना रूम टेम्परेचर, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन यहाँ पे वैक्यूम चैम्बर यूज होता है, वाटर बॉयल्स ऑफ एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए यू कैन नॉट यूज अ लाइव सेल। एक सेल जो जिंदा हो, एक एनिमल जो जिंदा हो, उसको हम यूज नहीं कर सकते। इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिसएडवांटेज है। ओनली डेड स्पेसिमेन कैन बी यूज्ड। लाइव डालोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, वो ऑलरेडी डेड ही हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। राइट। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि एक्सपेंसिव है। ये एक बहुत बड़ी मशीन आती है। अगर आपने स्कूल्स में इलेक्ट्रॉन सॉरी लाइट माइक्रोस्कोप देखे हैं, बहुत छोटे से होते हैं, एक टेबल पे 10-10 आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरा एक रूम की साइज के बराबर होता है। इट्स रियली रियली बिग। तो वो एक्सपेंसिव भी होता है। एंड उसको चलाने के लिए, इन ऑर्डर टू बी एबल टू यूज इट, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज और नॉलेज होनी चाहिए, सो इट्स कॉम्प्लेक्स टू यूज। आम आदमी, a normal person cannot use it. You need to have a lot of information in order to be able to use it properly. अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क सिर्फ पहले लेटर पे है। एक कहता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैनिंग है। पहले स्कैनिंग को देखते हैं, ये ज्यादा आसान है। स्कैन, कोई भी चीज अगर स्कैन हो रही हो ना, तो उसका हमें सिर्फ आउटलाइन दिखता है। मतलब हमें उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप पेपर को स्कैन कर रहे हो प्रिंटर में, तो वो जब आप स्कैन करते हो तो आपको सिर्फ जो चीज लिखी हुई होती है आपको वो दिख जाती है। पेपर के अंदर जो, वो जो वाइट पेपर होता है उसके अंदर एटम्स, वो सब तो आपको ऑब्वियसली नहीं दिखता, क्योंकि बाहर की जो सरफेस है उसी को स्कैन करके वो आपको दिखा देता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि ओनली सरफेसेस कैन बी सीन। अंदर की डिटेल्स आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर जा ही नहीं सकता। वो सिर्फ सरफेस ही आपको दिखा सकता है। सो ओनली सरफेसेस कैन बी सीन, नो डिटेल्स कैन बी सीन। लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या है कि वो ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक अलग टेक्निक यूज करते हैं, जिसके जरिए वो अंदर की जो डिटेल्स हैं, मतलब अगर एक सेल है, सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस की साइज कितनी है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स कितने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अंदर की डिटेल्स एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही बता सकते हैं। तो ये इसकी ओनली डिसएडवांटेज है, सॉरी ओनली एडवांटेज है, कि इट कैन सी इनसाइड सेल्स। तो अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर मुझे एक राइबोसोम को देखना है, तो मैं लाइट माइक्रोस्कोप को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन बहुत कम है। एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ सरफेस का वो दिखाएगा, अंदर की चीजें तो वो दिखाएगा नहीं सेल की। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज कर सकता हूँ।
सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप अगर आपको डिटेल देखनी है तो ये है, लेकिन जाहिर सी बात है डिसएडवांटेज भी है। ओनली डेड स्पेसिमेन, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टू बी एबल टू यूज दैम। अच्छा, तो अगर हम जरा ऑब्जेक्टिव्स पे आए हैं, ये वाली चीज हो गई हमारी कवर, ये हो गई है और ये हो गई है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और एनिमल और प्लांट सेल्स भी हो गए। इस चैप्टर का जो मेजर हिस्सा है ना, वो ये है। एटलीस्ट इफ आई कैन काउंट करेक्टली, 11 से 12 ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी आपको डिटेल पता होनी चाहिए। कुछ तो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके ऊपर पूरा पूरा चैप्टर लिखा गया है, जैसे सेल मेम्ब्रेन। चैप्टर 4 अगर आप देखो, वो पूरा ही सेल मेम्ब्रेन के बारे में है। तो इधर हम सेल मेम्ब्रेन की इतनी बात नहीं करेंगे, नहीं, बहुत कम बात करेंगे। तो मैक्सिमम जो चैप्टर का हिस्सा है दैट इज द ऑर्गेनेल्स, बट बैक्टीरियल वायरसेस तो 5-10 मिनट की चीज है। तो आज हम ऐसा करते हैं कि ऑर्गेनेल्स दो कर लेते हैं, ताकि हम ऑर्गेनेल्स का एक जरा स्टार्ट ले लें। अगली क्लास में है और उससे अगली क्लास में जहां तक भी होता है ऑर्गेनेल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जो आज हम ऑर्गेनेल्स दो करेंगे, सबसे पहला ऑर्गेनेल है सेल सरफेस मेम्ब्रेन। अच्छा, इसकी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब मैं एग्जाम दे रहा था, ये था मई जून 2024 में, नहीं 2023 में, यस, एएस का एग्जाम दे रहा था। सबसे पहला सवाल जो आया था, और 90% बच्चे आंसर ही नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट पूछ लिया था सेल सर्विस मेम्ब्रेन की साइज बताओ। अब वो ऐसी चीज है जो लोग याद भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो इतनी कॉमन चीज है नहीं। बिल्कुल डिटेल में जाके उन्होंने पहला ही सवाल वो पूछ लिया और वो एक ही मार्क का था। आधे बच्चे वो सोचने में ही उन्होंने 15-15 मिनट लगा दिए कि हमसे पहला ही सवाल नहीं होगा। तो कुछ डिटेल्स होती हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। सेल सरफेस मेम्ब्रेन की थिकनेस उनमें से एक है। तो जब हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन की थिकनेस को देखते हैं, तो इसकी थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 7 नैनोमीटर्स। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। 7 नैनोमीटर सेल सरफेस मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में जब हम देखते हैं, तो इट हैज 3 लेयर्स। मेम्ब्रेन दिखने में तो सिर्फ ऐसा ही लगता है, एक सिंगल लाइन जब हम बनाते हैं, लेकिन असल में उसकी 3 लेयर्स होती हैं। उन 3 लेयर्स में देर आर 2 डार्क लेयर्स सराउंडिंग नैरो। ये जो सारे मेरे नोट्स हैं ये बुक से ही हैं, तो बुक आप पढ़ो, बुक आप नहीं पढ़ो, कोई मसला नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है सारे नोट्स को। 3 लेयर होती हैं इसमें, 2 डार्क लेयर होती हैं, और ये सराउंड करती हैं एक नैरो पेल इंटीरियर को। मतलब जो अंदर की आपकी लेयर है, ये जो डार्कर कलर, डार्क नहीं है, ये लाइट कलर है, इसलिए पेल लिखा हुआ है। और इसकी थिकनेस भी जरा कम है, नैरो है ये। सो 2 डार्क लेयर्स सराउंडिंग अ नैरो पेल इंटीरियर। मैं ड्रॉ करके भी थोड़ी बहुत ट्राई कर सकता हूँ। ये इस तरीके का लगता है ऑलमोस्ट। तो ये डार्क लेयर आ गया, ऑब्वियसली पर्पल नहीं होता है, मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ कलर दिखाने के लिए। तो ये पहली लेयर आ गई, दूसरी लेयर आ गई, ये थोड़ा थिक हो गया, लेकिन ये थोड़ा थिन होना चाहिए। और पेल इंटीरियर है, मतलब उसका कलर भी जरा लाइट सा है। अच्छा, अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि ये 3 लेयर होती हैं, 2 डार्क एक लाइट, ये हमें नॉर्मली नहीं दिखती हैं। इट कैन ओनली बी सीन एट हाई मैग्निफिकेशंस। यहाँ पे मैं रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, डिटेल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मैग्निफिकेशन की। मतलब जब हम 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, ऐसे तो नहीं दिखेगी। 100, 120, 130, इतनी मैग्निफिकेशन जब करेंगे, तब जाके एक सेल सरफेस मेम्ब्रेन दिख सकती है। हमें बहुत ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन की जरूरत होती है इन 3 लेयर्स को देखने की। अच्छा, अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। What does it mean by semi-permeable membrane? It means that it only allows
some substances to pass in and आउट ऑफ द सेल। सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस होंगे जिनकी साइज छोटी होगी, तो इनको वो अलाउ करेगा कि आप सेल में आ सकते हो, आप सेल में से जा सकते हो सेल मेम्ब्रेन के जरिए। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें होंगी, जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, उनको तो वो जाने ही नहीं देता, क्योंकि जो मेम्ब्रेन की साइज है वो इतनी है ही नहीं कि वो इनको जाने दे सके। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है। यहाँ तक अगर आपके पास कोई भी सवाल है, सेल्फ सर्विस पेमेंट खत्म हो चुका है। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे यहाँ तक पूछ सकते हो, अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन था कि जी जी। उसमें आपने एक रेजोल्यूशन के बारे में बताया था मैग्निफिकेशन में, अगर स्मॉलर होगी तो हम लोग को वो चीज़ नहीं दिखेगी, अगर हम कोई पार्टिकल या कुछ भी देख रहे हैं। लेकिन अगर वो रेजोल्यूशन उससे मतलब 350 से ऊपर है तो हमें वो चीज़ दिखेगी। अच्छा अच्छा, ये वाली रेजोल्यूशन, राइट। जी। अच्छा, अगर 200 या 350 के बीच में तो हमें बिल्कुल दिखेगी। अगर 200 से नीचे है तो वो हमें नहीं दिखेगी। लेकिन अगर 350 से ऊपर भी है तो वो हमें दिख जाएगी, लेकिन जो इमेज का जो रेजोल्यूशन है, जो ब्लरीनेस है, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और इसीलिए हमें उस सेपरेट नहीं देख पाएंगे। मतलब जैसे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनेल अगर कोई आ गया सेल में, तो उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वो सेपरेट है। देख तो सही कि कोई ब्लैक कलर की चीज रखी हुई है सेल में, जब 200 से कम होता है तो हम उसको देख ही नहीं सकते हैं, सिरे से ही नहीं देख सकते हैं उसे। लेकिन जब 350 से ऊपर होता है तो हम देख सकते हैं, लेकिन ब्लरी वो ज्यादा होता है, और हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि यार ये एक सेपरेट चीज रखी हुई है। हम बस देख सकते हैं कि कुछ कुछ है। 200 से नीचे हम वो देख भी नहीं पाते। सही है। चल, और कोई सवाल? नहीं, और कुछ तो नहीं। चल, सही। परफेक्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।